नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अनमित में हार्दिक स्वागत। आज हमारे जॉब्स इन फार्मेसी वर्सेस बिजनेस इन फार्मेसी का लास्ट एपिसोड है। यहाँ पे पहले दो एपिसोड में इंडस्ट्री और मार्केटिंग के बारे में कवर हो गया। अब यहाँ पे जॉब्स में मैं आपको क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल कोडिंग के बारे में बताऊँगा और अजय जी बताएंगे फार्मास्यूटिकल रिटेल और फार्मास्यूटिकल होलसेल अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने चैलेंजेस हैं और इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब लिटिगेशन, लेजिस्लेशन जो होते हैं, एक्सपोर्ट करना है कंपनी को तो कौन से नॉर्म से करना है, कौन सी चेंजेस, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो यहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे सैलरी आपको 20 to 25,000 एक्चुअली मिलती है, बेसिक सैलरी। उसके बाद आपका प्रमोशन भी होता है और साथ में आपको फ्यूचर क्या रहेगा इसका। तो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर में टीम, जो कंपनी की टीम रहती है वो उसके कोर टीम में आपको ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके जो काम आपने किया है, जितना नॉलेज आपने गेन किया है, जितने स्किल्स आपने डेवलप किए, उसके बेस पे कंपनी आपको एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में भी ले सकती है। बहुत सैलरी बढ़ सकती है, अप टू 1 लाख सैलरी आपको मिल सकती है। और अगर आपको और भी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वहाँ पे आप कोर्सेज जो रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, तो वो खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट खुद की बना सकते हैं। तो ये हो गया ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। फिर बात करेंगे क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। क्लिनिकल रिसर्च में क्या काम रहता है? तो वेरियस क्लिनिकल ट्रायल्स वो कैरी आउट करना। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट भी इसके अलाइन जॉब है। तो यहाँ पे डेटा मॉनिटर करना, वेरियस सॉफ्टवेयर थ्रू डेटा मॉनिटर होता है। तो उसके बाद प्लासिबो इफेक्ट कैसा रहता है, ये वॉलंटियर्स के कितने फेजेस है उसके अकॉर्डिंगली उस पर कैरी आउट करना। तो ये सारी चीज़ें क्लिनिकल रिसर्च में रहते हैं। आने वाले समय में ये बहुत अच्छी जॉब होने वाली है। तो यहाँ पे सैलरी आपको 15 to 20,000 शुरुआत में मिलती है, स्टार्ट में इतनी सैलरी मिलती है। और उसके बाद आप खुद का भी क्लिनिकल रिसर्च सेंटर डेवलप कर सकते हैं। एज ए क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइज आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स डिज़ाइन करके स्टूडेंट्स को भी ऑफर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आप अलग से कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अप टू 1 लाख आपको पेमेंट मिल सकता है। अगर आप अच्छे से काम करोगे, कंपनी आपको रिक्रूट कर सकती है। आपका खुद का अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेंगे तो आपको और भी आपका अर्निंग हो सकता है। तो ये क्लिनिकल रिसर्च के बारे में होगा। अब फार्माकोविजिलेंस के बारे में बात करते हैं। ये पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस मतलब जो प्रोडक्ट्स मार्केट में जाने के बाद साइड इफेक्ट होते हैं तो उसको रिकॉल किया जाता है। उस पर मॉनिटर करने के बाद वो प्रोडक्ट एक तो डिबार किया जाता है या फिर इस पर रीलॉन्च किया जाता है, उसके उसमें चेंजेस करके। तो उसके बाद इसके लिए ये डिपार्टमेंट अहम भूमिका निभाता है। इसमें एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इवेंट काउंट किए जाते हैं। फिर फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे जॉब करना है तो आपको 15 to 20,000 सैलरी मिल सकती है। अगर आपको इसमें प्रमोशन भी है और बहुत सारी कंपनीज़ के खुद के फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, वहाँ पे आपको हेड बना के भी दिया जा सकता है, रिक्रूट कर सकते हैं आपको वहाँ पे। और आप खुद भी एक स्टूडेंट्स को ये कोर्सेस ऑफर कर सकते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में जैसे मैंने बताया, क्लिनिकल रिसर्च में बताया, वैसे ही फार्माकोविजिलेंस का कोर्स रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो यहाँ पे भी आप स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से मिल सकती है आपको। तो ये हो गया फार्माकोविजिलेंस के बारे में। अब मेडिकल कोडिंग एक सॉफ्टवेयर थ्रू पेशेंट का डेटा फिजिशियन को देना या फिर इंश्योरेंस एजेंसी को देना रहता है। तो ये भी आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक डेटा या डिजिटल हेल्थ केयर के रिगार्डिंग ये भी फील्ड है। तो इसके लिए यहाँ पे भी ग्रोइंग अच्छी है। 10 to 15,000 आपको सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। तो ये मैंने बताया क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल कोडिंग, फार्माकोविजिलेंस, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर। अब बिजनेस के बारे में जो चीज़ें बची है वो है रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी। तो इसके बारे में अजय जी अभी आपसे पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की। तो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, यहाँ पे हम आ जाते हैं सप्लाई चेन में, डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के और रिटेलर्स के बीच की कड़ी होती है। आजकल C&F का कल्चर थोड़ा कम हो गया है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। कंपनी ज्यादातर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर ही अपॉइंट करने की कोशिश करती है ताकि उनकी कॉस्ट भी कम आ जाए और बेसिकली अब ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को ही प्रेफर करती है। ज्यादा से ज्यादा वो पूरे स्टेट के लिए एक C&F रख लेती है। इससे ज्यादा आजकल थोड़ा सा कल्चर कम हो गया है C&F का, केवल डायरेक्टली वो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर पे ही कंसंट्रेट करती है।
तो डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सेम वही रिक्वायरमेंट्स पड़ती है। आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है। जीएसटी नंबर की वही रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अगर आपका 40 लाख से अबोव टर्नओवर है, आप इंटरस्टेट सेल करते हो या ऑनलाइन सेल करते हो तो वो कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो वो वॉलंटरी रहता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे भी जीएसटी नंबर लेना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट आपको तभी मिलेगा क्योंकि आप परचेज करोगे मैन्युफैक्चरर से या कंपनी से आप परचेज करते हो और उसको आगे रिटेलर को बिल करते हो, तो जो टैक्स का जो आपको रिटेलर पे जो आपने बिल दिया है उसका जो टैक्स एडवांटेज है वो आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। आप कैसे सेल कर सकते हो वही सेम में होता है, आप रिटेलर्स को ही बेसिकली सप्लाई करोगे। उसके अलावा आप हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर सकते हो, आप डॉक्टर्स को सप्लाई कर सकते हो, आप रिसर्च सेंटर्स को सप्लाई कर सकते हो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये कई वे होते हैं जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को अपना वर्क कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। अब बात करते हैं रिटेल बिजनेस की, फार्मास्यूटिकल रिटेल बिजनेस। एक्चुअली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है रिटेल बिजनेस में वो लोकेशन होती है। जो हमने जितने भी तीनों चीजें यहाँ पर डिस्कस की है, मार्केटिंग कंपनी डिस्कस की है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्कस की है या डिस्ट्रीब्यूशन की है, तीनों में लोकेशन मैटर नहीं करती। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लोकेशन इसलिए मैटर करती है क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया में ही बेसिकली लाइसेंस मिलता है, बाहर ड्रग डिपार्टमेंट मोस्टली लाइसेंस नहीं देता, इसलिए उसमें थोड़ी सी लोकेशन मैटर करती है। लेकिन लोकेशन की जगह उसमें थोड़ा स्पेस मैटर करता है कि आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ही आपकी जगह होनी चाहिए। लेकिन जब रिटेल बिजनेस की बात आती है तो वहां पे लोकेशन बहुत मैटर करती है। या तो पॉपुलस एरिया हो, वहां पे डॉक्टर्स कितने हैं नियर बाय में, हॉस्पिटल्स कितने हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन हैबिट क्या है, हॉस्पिटल्स बड़े हैं या छोटे हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन बाहर आती है नहीं आती, आपका काउंटर हॉस्पिटल्स के अंदर है या नहीं है, प्राइम लोकेशन कैसी है, वहां पे क्राउडेड प्लेस क्या है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट बिकते हैं या नहीं बिकते हैं। तो ये काफी चीजें मैटर करती है जब आप रिटेल बिजनेस में आते हैं। तो लोकेशन सबसे मेन फैक्टर होता है जब भी हम रिटेल की बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। किसी भी वे में किसका रिटेल बिजनेस कितना अच्छा वर्क करेगा वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपका एरिया, जो आपकी लोकेशन है आपके रिटेल बिजनेस की, वो कितनी अच्छी, कितनी एक्यूरेट है। अगर लाइसेंसेस की बात करते हैं रिटेल बिजनेस पे तो आपको बेसिकली रिटेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है। उसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन की उसी तरह जरूरत होती है कि कुछ एरिया में जहाँ पे कंपलसरी आपको लेना पड़ सकता है, जहाँ पे कंपलसरी नहीं है वहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं। रजिस्ट्री नंबर की बात करते हैं तो वही कंडीशन आती है, या तो आपका टर्नओवर 40 लाख से अब हो, अगर आप ऑनलाइन फार्मेसी सेल में हैं या ऑनलाइन सेल भी करना चाहते हैं, इंटरस्टेट सेल भी करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन मोस्टली जो रिटेल पे आता है तो वहाँ पे जीएसटी नंबर भी बहुत कम लेके रखते हैं, उनको इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह आप इन 4 बिजनेसेस को शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं समझता हूँ ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। ये सीरीज़ अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरत है। आज तक ये सीरीज बनाने का मुझे बहुत दिन से मैंने प्लानिंग की थी, क्योंकि स्टूडेंट्स को दोनों भी चीज़ें मालूम होनी बहुत ही ज़रूरी है उनका फ्यूचर ब्राइट होने के लिए। जॉब कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए जॉब अच्छी होती है, वो उनके लिए परफेक्ट होता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता है, एक्सपोज नहीं होता है उन एनवायरनमेंट में। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सीरीज़ है। तो इसके लिए ये सीरीज़ बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को अभी चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए दोस्तों। और तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।